वजीर कानून राना सनाउल्लाह उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रेमंड डेविस जो है वो जासूस है, रेमंड डेविस को फांसी दो। नारे ये आम थे, लेकिन जो अमरीकी मुतमिन दिखाई दे रहे थे ना, उसके पीछे कोई कहानी जरूर थी जो 46 रोज बाद साबित हुई। हर शख्स परेशान था, सवालिया निशान हर एक के चेहरे पे माथे पे कि रेमंड डेविस केस का क्या बनेगा। सदर जरदारी बड़े मुतमिन थे। 2-3 वजूहात इसकी ऐसी थी कि मैं उस एक लम्हे का ऐनी शाहिद हूँ कि रेमंड डेविस जो 27 जनवरी से अपने वापस वतन जाने तक जिन मराहिल से गुजरा, सेंट्रल जेल कोट लखपत में उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। उस दौर के जेलर्स ने, जेल के अमले ने जो मुझे बातें बताई हैं वो इतनी तौहीन आमेज हैं कि लगता था कि वो पाकिस्तानी जेल के स्टाफ को इंसान ही नहीं समझता। 9 फरवरी 2011 को अचानक हमें ये इत्तला मिली। जैसे ये इत्तला मिली, कहा जाना लगा कि अब रेमंड डेविस नहीं बच सकता। अब मुझे समझ नहीं आई, एक गैर मुल्की, गैर मुस्लिम शख्स जिस पे 2 अफराद का डायरेक्ट और 2 का इनडायरेक्ट कत्ल का इल्जाम, उसको कसास और दियत के तहत कैसे ट्रायल किया जाएगा। रेमंड डेविस की रिहाई के हकायक है ना, अगर वो हम जानना चाहेंगे, कौम को शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं हूं नईम मुस्तफ़ा, एक अदना सा सहाफ़ी हूँ। 40 साल पर मुहित मेरी पेशा वराना ज़िंदगी के ऐसे पहलू, ऐसे वाक़यात जो आज तक पसे पर्दा रहे, वो सारे मैं आपसे शेयर करूँगा। और इनमें किसी किस्म की कोई आमेज़िश, कोई मलगूबा, किसी किस्म का कोई दबाव या कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी जिससे हक़ाइक़ मसख़ हों। तो आप फ़ौरी तौर पर इस चैनल को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और इसके बाकायदा व्यूअर बने, ताकि आपको भी उन पहलुओं से आशनाई हो जो आज तक मंजर आम पर नहीं आए। नईम साहब, अमरीकी शहरी रेमंड डेविस किस तरह से पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल करने के बावजूद पाकिस्तान से बच निकला? अब नाज़रीन, ये 27 जनवरी 2011 का जो दिन था, ये कोई आम मामूली यौम नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की कौमियत, हमीयत, इज़्ज़त, वक़ार, इन सब के लिए इस हद तक इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुकम्मल निगाहें जमा के बैठा था। ये 2 अफराद नहीं जो इस रेमंड डेविस ने जो है वो कुचले हैं, मारे हैं, कत्ल किए हैं, ये 4 अफराद की जानें इसमें गई। इसका शोर शराबा इतना था कि हर शख्स इस पर परेशान था कि बनेगा क्या। 2 नौजवान अपनी जान से चले गए, एक अमरीकी शहरी ने उनको मार दिया और उसी तनाजुर में, उसके तसलसल में 2 और जानें भी गईं। 4 अफराद के कातिल को क्या बाआसानी अमरीका वापस ले जाएगा? जिस दिन रेमंड डेविस ने पाकिस्तानी नौजवानों को कत्ल किया, उसके ठीक 46वें रोज़ वो यहाँ से बाइज़्ज़त बरियत के साथ तमाम तर कानूनी पेचीदगियों को रोंगते हुए पाकिस्तान से अमेरिका चला गया। इस 46 रोज़ की कहानी कितनी ख़तरनाक है, पेचोखम क्या क्या हैं, कौन कौन इसमें शामिल रहा। लेकिन ये बात बड़ी ज़रूरी है नाज़रीन आप तक पहुँचानी कि हुकूमत, अपोजिशन, सियासतदान, मीडिया, अदलिया, फ़ौज, पाकिस्तान की अखलाकियात, हमीयत, कौमियत, पाकिस्तानियत, ये सारी की सारी जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व दिखाई दी और हर एक ने किसी न किसी तौर अपना इसमें रोल प्ले किया। हर शख्स परेशान था, सवालिया निशान हर एक के चेहरे पे, माथे पे बड़ी आसानी से देखा जा सकता था कि रेमंड डेविस केस का क्या बनेगा। इस सारे मामले में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का रोल तो बहुत बड़ा था। ईवान सदर में वो मसनद-नशीन थे, लेकिन इसके अलावा नाजरीन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो हर कौम का हर फर्द जो परेशान था और सवालिया निशान लेके फिर रहा था, सदर ज़रदारी बड़े मुतमईन थे। 2-3 वजूहात इसकी ऐसी थी कि वो किसी न किसी तौर जो है परेशानी से दूर रहे। पहली वजह सबसे बड़ी ये थी कि पंजाब में उनकी मुखालिफ हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में थी। शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे। आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत, पंजाब की सरजमीन पे मामला हुआ था ना। रेमंड डेविस ने तो लाहौर, उनका सूबाई दारुल हुकूमत जो है, उसमें ये नौजवानों की जान ली थी। तो जरदारी साहब को एक तो यकीन ये था कि जो कुछ होना है वो पंजाब पे पड़ना है। मेरा कुछ जाता नहीं, पीपल्स पार्टी जो है इसमें बिल्कुल क्लीन चिट से कहते हैं ना, वो मिल जाएगी पार्टी को। तो जरदारी साहब इस वजह से मुतमईन थे। दूसरी वजह एक और थी, वो ये थी कि वो कह रहे थे कि जो मामलात सारे के सारे तफ्तीश से लेके और फैसले तक के वो सारे अदालत में होने, अदालत जाने
अमेरिका जाने, पंजाब हुकूमत जाने। तो उन्होंने कहा ये स्ट्राइका पे सारा कुछ घूमेगा तो मैं या मेरी पार्टी जो है उस पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं हो सकती। लेकिन इस दौरान जो है एक मामला ये सामने आया कि उस वक्त जो ईवान सदर के तर्जुमान थे फ़रतुल्लाह बाबर, उनका एक बयान सामने आया। वो ये कहते हैं कि रेमंड डेविस केस में हुकूमत पाकिस्तान कोई दबाव कबूल नहीं करेगी, किसी किस्म का प्रेशर जो है ना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक सफारती इस्तिस्ना का ताल्लुक़ है कि उसे जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस जो लिख रहा है, जो ईमेल भेजी है अमेरिका ने, स्टेट ऑफिस ने, फ़ॉरेन ऑफिस ने, उसके तहत इस्तिस्ना का मामला वो भी अदालत की सवाबदीद पे है, कोर्ट के रहमो करम पे, अगर कोर्ट चाहेगी तो देगी। अब ये बहस छिड़ गई कि इम्यूनिटी है कि नहीं है। इसमें जितने इदारे इन्वॉल्व हुए वो इस कोशिश में थे कि वो उसको सफ़ीर ज़ाहिर करें। वो इदारे पाकिस्तान में भी थे, वो पाकिस्तान की शख्सियात भी थी, अमेरिका तो था ही था। अमेरिका बार बार ये कहता था कि रेमंड डेविस जो है वो सफ़ीर है अमेरिका का और उसको पाकिस्तान जो है वो सफ़ीर के तौर पे ट्रीट करे। अब उस वक्त के वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह वो चूँकि अवामी नब्ज़ समझते हैं, जानते हैं, तो उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रेमंड डेविस जो है वो जासूस है, पाकिस्तान की जासूसी करता था। रेमंड डेविस के मोबाइल से और कैमरे से जो उसकी गाड़ी से बरामद हुआ था उनमें पाकिस्तान का नक्शा था, हसास मुकामात का भी था। फिर ये उससे बढ़ के बात ये कि 4-5 मदारिस, एक मस्जिद, उसके अंदरूनी सारी जो दस्तावेजी फिल्म बाकायदा बनाई हुई थी, ये सारे उसने क्यों हासिल किए थे? अगर वो जासूस नहीं था, महज एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे आया था, तो फिर ये काम क्यों करता रहा? लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको हाइप बता रहा हूँ। पंजाब के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने नाम लेके ये मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो 2 नौजवान फ़हीम और अब्बादुर रहमान, जो दोनों अमरीकी शहरी रेमंड डेविस ने कत्ल किए, वो पाकिस्तान के पूरी कौम के फ़र्जंद हैं। फ़र्जंद कौम कहा, कौम का बेटा कहा गया उनको। जब शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया, उसके साथ उन्होंने कहा कि ये फ़र्जंदान कौम जो है इनका खून रायगा नहीं जाएगा, हम मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ फराहम करेंगे। अब ये जो बात थी कि पाकिस्तान में हुक्मरान भी, इदारे भी, शख्सियात भी सारे ये कह रहे थे कि मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ मिलेगा, खून रायगा नहीं जाएगा, रेमंड डेविस को फांसी दो, मर्ग बर अमेरिका, इस तरह की इत्यादी रैलियाँ, नारे ये आम थे। लेकिन ये बात समझ मेरी नहीं आई कि मैंने जिस दिन से ये वाक़या हुआ उस वक्त से लेके दफ्तर के करीब ही हमारे बजंग चुंगी जेल रोड चौक पे, जहाँ आजकल क्लॉक टावर लग गया बड़ा, वहाँ जब वाक़या हुआ उस रोज़ से लेके और रेमंड डेविस की वतन वापसी तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हम सारे के सारे ये बयान दे रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, खून रायगा नहीं जाएगा, कौम के फ़र्जंद हैं। लेकिन रेमंड डेविस क्यों इतना मुतमईन था? अमरीकी इतने मुतमईन क्यों थे? क्या उनके जहन में ये बात समा गई थी कि हम अपने बंदे को, अपने शहरी को, अमरीकी शहरी को, भले वो कातिल है, उस पर इल्ज़ाम है पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो ट्रायल होना चाहिए था, लेकिन जो अमरीकी मुतमईन दिखाई दे रहे थे ना, उसके पीछे कोई कहानी ज़रूर थी जो 46 रोज़ बाद साबित हुई। लेकिन आप ये देखें कि जिस वक्त ये नारे एहतजाज, सज़ाए एहतजाज बुलंद थी, उसी दौरान अमेरिका को और रेमंड डेविस को बिलखुसूस ये पूरा यकीन था कि हमें कुछ नहीं होने वाला। इसी बिना पर ये मामला ऐसा था कि जो तूल पकड़ता गया, लेकिन परेशानी पाकिस्तानी और अहले पाकिस्तान के हद तक थी, हर शख्स को थी। इसको नहीं थी, अगर नहीं थी किसी को तो अमेरिका को नहीं थी और अमेरिका के रेमंड डेविस को नहीं थी। ये बात की बात है कि हालात क्या पैदा कर दिए इस वाक़े ने, 2 मुल्क सामने कैसे खड़े हुए। लेकिन सबसे अहमियत की हामिल बात यह है कि जेल रोड पे ये अमरीकी शहरी जो है वो अपनी एक बड़ी गाड़ी में, बड़े फराटे भरती हुई गाड़ी, वो जेल रोड पे शादमान चौक से मुजंग चुंगी की तरफ जाती है। सामने मेरा दफ्तर था पाकिस्तान अखबार का, तो वहाँ से चंद लम्हे मुझे लगे यहाँ तक पहुँचने में। आप ये देखें कि इस वक्त ये गाड़ी जा रही है, एक बाइक पे 2 सवार अचानक आते हैं, जहाँ आजकल क्लॉक टावर है, गाड़ियों के शोरूम हैं,
सामने चाय के पराठे वाले होटल हैं, वहाँ आके वो अचानक बाइक वाले जो हैं वो आगे आ जाते हैं इस गाड़ी के, रेमंड डेविस के। हुआ ये था कि जो एनी शाहिदीन वहाँ जेल रोड के जितने मुसाफिर थे वो चल रहे थे पासरबाई, वो ये कहते हैं कि इसने शादमान चौक के करीब इन मोटरसाइकिल सवारों को थोड़ी सी साइड करा के ना फिर निकाला ही अपनी गाड़ी को। तो नौजवानों को ये गुस्सा था, जज्बात में थे, नौजवान थे, यंग बच्चे, तो उन्होंने आके इसको रोका। उसे क्या पता कि अंदर कौन बैठा है, क्या है, क्या भला है अमरीकी कोई। तो उन्होंने कहा जी कि रोक के पूछे इससे भी तू कौन है। अभी वो आगे खड़े हुए थे, कोई गन नहीं निकाली, कोई कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने डकैती करनी होती तो डकैती तो बड़ी आसान तरीका ये था कि वो ड्राइविंग साइड पे आते, जहाँ अकेला बैठा हुआ ड्राइवर ये रेमंड डेविस, वो ड्राइविंग साइड पे आई नहीं। उन्होंने गाड़ी आके रोकी ताकि वो जिस तरह आके कहते क्या कर रहे हो, क्यों तुमने ऐसा किया, हमें क्यों स्लिप कराई। इस चक्कर में उन्होंने रोका, बजाय इसके कि रेमंड डेविस कोई बात करता, उनसे पूछता क्या मामला है, कुछ है। उसने अपनी गन गाड़ी से निकाली और स्क्रीन से अंदर बैठे बैठे 5 फायर कर दिए। जो रेमंड डेविस की गाड़ी का फोरेंसिक हुआ है उसमें से वो 5 गोलियां और स्क्रीन टूटी हुई जो है उसकी तस्दीक हो गई। और इसमें एक ज़िम्नन बात कि रेमंड डेविस ने 6 साल बाद किताब लिखी इस सारे वाक़े पे, और उसमें 2 बातें कही कि जी वो मुझे लूटना चाहते थे, मैंने एटीएम जो है वहाँ से कैश करवाया था, वो मेरे पीछे वहाँ से लगे थे। अगर वो लूटना चाहते तो फिर वो ड्राइविंग सीट से आते, पहली बात बंदूक ओपन लेके आते। ये जो रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा कि जी वो डाकू थे, वो डकैती करना चाहते थे, उनकी तरफ से कोई एक्शन सामने ऐसा नहीं आया जिससे लगे कि रेमंड डेविस को लूट रहे थे। एक दूसरा, इसने कहा जी वो रिकॉर्ड याफ्ता थे उन पे मुकदमात। मैंने और मेरे साथी को 8-10 क्राइम रिपोर्टर ने पूरे शहर के थाने छान मारे, पुलिस का सारा रिकॉर्ड, अब तो बड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो सारा रिकॉर्ड छान मारा कि कहीं ये पता लग जाए हमें कि ये इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, आदि मुजरम है। कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ये रेमंड डेविस की दोनों बातें गलत साबित हुई। जब उन नौजवानों को उसने 5 फायर मारे गाड़ी के अंदर से और नौजवान गिर गए खून में लथपथ। जब वो गिर गए तो बाहर निकला, गेट खोला इसने और वही गन 5 मज़ीद फायर वो गिरे हुए मोटरसाइकिल पे मारे। गिरे हुए नौजवान ज़ख्मी हैं, खून बह रहा है, 5 और मारे। अगर वो उन 5 फायरों के बाद ज़ख्मी हालत में उनको अस्पताल ले जाया जाता तो शायद बच जाते, लेकिन मज़ीद 5 फायर मार के उनकी मौत का यकीन किया इसने कि जी वाक़तन ये मर गए हैं। ये एक्शन 5-7 मिनट बाद हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो उस दौरान पता लगता है कि ये जनाब 10 फायर मार के 2 नौजवान पाकिस्तानी मार गया है और कोई गैर मुल्की है। तो ये वहाँ से फौरी तौर पे इसने गाड़ी भगाई। मॉब इकट्ठा हो चुका था, उनको जिग जैग करता हुआ ये वहाँ से निकला है। सीसीटीवी कैमरे फुटेज मुख्तलिफ़ तरह की जो अवेलेबल थी उस वक्त वो भी, और फिर जो एनी शाहिदीन से मेरी गुफ्तगू हुई उन्होंने कहा जी ये गाड़ी तेज़ से निकली और गाड़ी निकालते हुए उसने जिग जैग किया और फ़ोन कान को लगा लिया। फ़ोन उसने किसको किया? फ़ोन उसने किया शिमला पहाड़ी लाहौर प्रेस क्लब के सामने एक दफ्तर में जो अमेरिकन कौंसलेट था उस वक्त, वहाँ फ़ोन किया और वहाँ फ़ोन करके उसने किसी शख्स से बात की और जिससे बात की वो वहाँ से एक और गाड़ी निकाल के, वो भी फराटे भरती हुई, जिस जगह से आई रास्ते में, चूँकि अब ब्लॉकेज शुरू हो गई थी, रश लग गया था, लोग एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पे आ गए थे। तो उस शख्स ने जो इसने फ़ोन करके बुलाया था वो इसका सहूलतकार था, वो भी अमरीकी था। उसने 1 वे गाड़ी डाली। 2 बातें इसमें बड़ी अहम हैं। जो शख्स इसको रेस्क्यू करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए आया, वो गाड़ी पहली बात तो 1 वे लेके आया। दूसरा, उसकी गाड़ी के जो नंबर प्लेट लगी थी वो जाली थी। इसका मतलब ये उसने तब्दील तो नहीं की होगी, इतनी उजरत में तब्दील तो इतनी बर्क़ रफ्तारी बंदा कर सकता। वहाँ ये गाड़ियाँ मौजूद थी जो ऐसे नंबर प्लेट जो जेन्युइन नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की नंबर प्लेट हो या अगर सफारती आदाब के तहत हो तो फिर उस कलर की हो, वो कलर भी नहीं था। उसने एक जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी के ज़रिए जिग जैग करता हुआ 1 वे काटता हुआ वो मुजंग चुंगी तक आया। इस दौरान वहाँ से रेमंड डेविस निकल चुका था। रेमंड डेविस पुरानी अनारकली से, यानी लिटल रोड से पुरानी अनारकली एंटर हुआ, पुरानी अनारकली से माल रोड पे एंटर हो रहा था। माल रोड पे एंटर हुआ, पुलिस की वायरलेस चल गई थी, हर जगह मैसेज चले गए थे कि एक शख्स जो गैर मुल्की है वो इस नंबर की गाड़ी में फायर मार के पाकिस्तानी नौजवानों की, 2 नौजवानों की जानें लेके फ़रार हुआ है।
और इस दौरान एक काले शीशे वाली गलत नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी चल रही है, उस पर नंबर ये लगा हुआ है। ये सारा कुछ जो है ना पुलिस के वायरलेस मैसेज पे ये रूटीन में है और रिकॉर्ड पे है। ये लॉग बुक में भी हमने चेक किया, ये सारे मैसेजेस चल रहे थे। वो जहाँ कहीं उसको रुकावट डाली गई, रोकने की कोशिश की गई, रेमंड डेविस ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की 3 जगह पे कोशिश की। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक के दरमियान 2 दफ़ा उसको रोकने की कोशिश की गई, तो इसने रुकने की बजाय इसने पुलिस वालों को, शहरियों को जिगजैग करके, डॉज करके नीचे कुचलने का धमकी दे के, बाकायदा धमकी है ना ये, इसने गाड़ी निकालने की कोशिश की। जब ये माल रोड पर पहुँचा तो सैल्यूट है उस पाकिस्तानी नौजवान ट्रैफिक वार्डन था, उसको सैल्यूट करना चाहिए। वो इसकी गाड़ी के आगे आ गया, ये माल को टच कर रहा था नेशनल बैंक रोड से, तो वहाँ आ गया, वो आगे खड़ा हो गया। और आगे खड़ा हुआ तो कई पुलिस की मोबाइल वैन्स जो वायरलेस सुन के आई थी, शहरी जो सुन रहे थे, सारा वाक़या देख रहे थे, वो इसका ताक़ुब भी कर रहे थे, वो सारे के सारे इसके आगे आ गए और रेमंड डेविस को वहाँ रोक लिया गया। वो गाड़ी जिसको रेस्क्यू करने आई थी उसको ये समझ नहीं पड़ी कि इसे कहाँ पकड़ना है, कहाँ जाके देखना है। वो गाड़ी फिर एकदम गायब हो गई। वो लिटन रोड तक उसको जो है ना आप जियो फेंसिंग में देख रहे हैं, वो हमने भी देखी। वो जियो फेंसिंग में आई लेकिन वहाँ से गायब हुई। रेमंड डेविस काबू आ गया। रेमंड डेविस जब काबू आया तो लोगों ने उसको रोक के पुलिस वालों को, वार्डन को बात पूछी, सब कुछ देखा। 2, 4, 5 मिनट की गुफ्तगू है। उसको रेमंड डेविस बाद में पता नहीं क्या मामला अचानक ऐसा हुआ, कहीं से घंटियाँ खड़कनी शुरू हो गई। वो घंटियाँ जब बजी हैं, वो घंटियाँ बजने के बाद जो है रेमंड डेविस को पुलिस की वैन में डाला गया और उसका चेहरा ढांप दिया गया। चेहरा ढांप के उसको नामालूम मुकाम की तरफ ले जाया गया। बाद में ये पता लगा उसको पुलिस की एक आला तफ्तीशी टीम के सामने पेश किया गया, थाने ले जाया गया। अब ये थाना लिटन रोड था। लिटन रोड पुलिस जो है उस वक्त लिटन रोड थाना माल्टन डिवीज़न में आता था। माल्टन डिवीज़न के थाने में ले जाया गया, वहाँ तफ्तीश हुई, मामला सारे जो है ना ये देखे जाते रहे। लेकिन इस मामले पे, कत्ल पे जो गालिब आ गया वो रेमंड डेविस का सफारती इस्तिस्ना था। बजाय इसके कि रेमंड डेविस के ख़िलाफ़ पब्लिक तो बहुत, पब्लिक सेंटिमेंट्स तो ऐसे थे कि गली गली कूचे कूचे में अमेरिका मुर्दाबाद, मर्ग बर्ग अमेरिका रैलियाँ निकल रही थी, रेमंड डेविस को फांसी दो, एहतजाज हो रहा था। तलबा तंजीमें मैदान में थी, मजहबी तंजीमें मैदान में थी। अगर कहीं खामोशी थी, सर्दमोरी थी, सुस्त रवी थी, तो वो थी हुकूमती ईवानों में। उस वक्त के हुक्मरान इस पे बड़े शशोपंज में थे कि इसका हल क्या निकालें, क्या हो। इस दौरान जो है वो सबसे अहम बात है, वो है बारक ओबामा, जो प्रेसिडेंट अमेरिका। अमेरिकी सदर ने ये बयान दिया, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं, बारक ओबामा, कि पाकिस्तान रेमंड डेविस का सिफारती इस्तिस्ना जो इम्यूनिटी उसको हासिल है वो मान ले, तस्लीम कर ले और ये तस्लीम करके उसको फ़ौरन रिहा कर दे। अब आप ये देखें कि ये कहा जाता है कि मुदाखलत, इससे बढ़ के क्या मुदाखलत होगी कि इतनी बड़ी ताकत का एक सदर सरबराह जो है वो ये डिमांड करे कि पाकिस्तान जो है इस्तिस्ना तस्लीम कर ले। भाई पाकिस्तान का लेट कोर्ट भी डिसाइड कि जी पाकिस्तानी अदालतों ने फैसला करना है, लॉ ऑफ लैंड है कि पाकिस्तानी अदालतें बताएं कि आया ये इसको इस्तिस्ना हासिल है कि नहीं हासिल। इस इस्तिस्ना का मामला जो है ना वो ओबामा ने एक तरफ़ा स्टेटमेंट जारी करके पाकिस्तान को एक मैसेज दिया और उस मैसेज के ख़िलाफ़ जितनी हेटर्ड क्रिएट हुई, नफरीन कहा गया पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के शहरियों की तरफ से, वो उस मीडिया की जीनत बना। और मैं उस एक एक लम्हे का यानी शाहिद हूँ कि रेमंड डेविस जो 27 जनवरी से अपने वापस वतन जाने तक जिन मराहिल से गुज़रा, उसके चेहरे पे ना मलामत थी किसी जगह, ना उसके चेहरे पे किसी जगह शर्मिंदगी थी, ना अपने आप को वो कातिल मानने को तैयार था। अब जे अच्छा, अब ये अजीब सी बात है, उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भेजाया गया, सेंट्रल जेल कोट लखपत। अव्वल तो जो हवालाती होते हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट जेल जाते हैं यानी कैंप जेल, उसको डायरेक्ट उस जेल में भिजवाया गया, सेंट्रल जेल कोट लखपत। अब नाजरीन सेंट्रल जेल कोट लखपत में उसको VVIP प्रोटोकॉल दिया गया। सफारती इस्तिस्ना का फ़ैसला हुआ नहीं, उसके लिए अलहदा एक बैरक सजाई गई, एक कमरा ही समझ लें, बैरक तो नहीं थी, अगर कमरा ही था, वो कमरा सजाया गया। नया वाशरूम बना, टाइल्ड वाशरूम, टाइलें लगाई गई वहाँ, और उसके कमरे तक रसाई जो है ना वो मुमकिन नहीं थी, किसी शख्स को वहाँ आने जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी थी नाज़रीन, और वो ये थी
कि रेमंड डेविस जेल में प्रोटोकॉल इस हद तक उसका था, उसके बावजूद जेल अमले से जो बदसलूकी करता था, उस दौर के जेलर्स ने, जेल के अमले ने जो मुझे बातें बताई हैं वो इतनी तौहीन-आमेज़ हैं कि लगता था कि वो पाकिस्तानी जेल के स्टाफ को इंसान ही नहीं समझता। ठोकरें तक मारी, शाउट किया कई बार, एक दिन नहीं। वो ये कहते हैं कि अब जेल के एक सीनियर अफसर ने मुझे क्या कहा कि भाई तुम तो कहते हो कि 40 रोज़ यहाँ गुजारे उसने, लेकिन जेल में अगर उसने 40 रोज़ गुजारे होंगे, 6 दिन आप बाहर समझ लें उसको, रिमांड के दौरान या पेशियों पे, 40 रोज़ जो उसने 1 माह से ज़ायद का अरसा सेंट्रल जेल कोट लखपत में गुजारा, वो कहता हम पे इतना भारी था कि शायद जुल्फ़कार अली भुट्टो का, उन्होंने कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो सेंट्रल जेल कोट लखपत में वक्त गुजारा, उससे हम इतने परेशान कभी नहीं हुए थे। उन्होंने तो हमें बड़े अच्छे तरह, बड़े चाव के साथ जो है हमसे वक्त गुजारा, लेकिन बर्ताव किया अच्छा था भुट्टो साहब का। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एक पार्टी के सरबराह थे, चेयरमैन थे, वज़ीर ख़ारजा रहे थे, उनका तो प्रोटोकॉल बनता था। जिसका नहीं बनता था अमरीकी शहरी का, उसने हमारे साथ वो सलूक रवा रखा कि आए रोज़ कोई ना कोई जो है वो मुलाजिम शिकायत करता था कि हमें बहुत तौहीन महसूस होती है। लेकिन इस दौरान दिलचस्पी की एक बात ये भी है कि रेमंड डेविस जो है ना, वो इम्पोर्टेड रेस्टोरेंट का बर्गर खाता था, शौकीन था, कोई और खाना पसंद नहीं करता था कि बर्गर लेके आओ। वो कहते हैं कि हाँ, एक दफ़ा हमने बर्गर मंगाया तो बर्गर पे उसने नाक भुएँ चढ़ाई और इशारा किया उठाओ यहाँ से। उन्होंने कहा जी, हमने कहा पता नहीं इसको पसंद नहीं आया बर्गर, क्या मसला है। तो वो कहता है जी, सुपरडेंट जेल और DIG जो वहाँ आते थे, बेचारे मजबूर थे, ड्यूटी पे थे, वो ये कहते हैं कि हम ये समझे कि शायद इसको ये शक व शुबा पड़ गया है कि कहीं मुझे इसमें जहर न दे दिया जाए। गैर मुल्की है तो को पता भी नहीं लगता, हर बंदा तो अंग्रेज़ी भी नहीं जानता था वहाँ। तो जो अफसरान DIG IG लेवल के जाते थे, वो ये कहते हैं कि हमने पहले तो वहाँ एक ट्रांसलेटर रख दिया। दूसरा हमने ये किया कि हमने ये कहा कि अगर इसको ख़दशा है कि ये बर्गर इसको पसंद नहीं आ रहा, तो हम पहले ये बर्गर जो है इसकी मौजूदगी में, इसकी आंखों के सामने जेल के स्टाफ को खिलाएं। जेल के स्टाफ को, टोरी कैदियों को, उनको सामने बिठा के उनको खिलाते थे। जहाँ एक बर्गर मंगाना पड़ता था वहाँ 2 बर्गर। वो कहते हैं कि सरकारी तौर पे तो हमें अखराजात नहीं मिलते थे, जेल मैनुअल में तो कोई इजाज़त नहीं है इस तरह की कि इस तरह का प्रोटोकॉल किसी को दिया जाए। लेकिन चूँकि हुक्म हाकिम था, ऊपर से एक हुक्म नाजिल हुआ था, उस हुक्म के तहत हमें बर्गर भी खिलाना है, इसका लुक आफ्टर करना है, इसको प्रोटोकॉल भी देना है। उस प्रोटोकॉल में हम एक की बजाय 2 और बाज़ औक़ात 3 बर्गर मंगवाते रहे। बर्गर हमने मंगवाने, पहले हमारे बंदे ने खाना, फिर इसको देना, तो ये खाने लग पड़ा। एक दिन इसने ट्रांसलेटर से कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है, मेरा जी चाहता है कि मैं कॉन्टिनेंटल फूड खाऊँ। वो कहते हैं हम समझते थे कॉन्टिनेंटल फूड जो है वो कढ़ाई है शायद, कि चिकन कढ़ाई में लगा दें, मटन कढ़ाई। अच्छा, मटन के ख़िलाफ़ था, मटन नहीं खाता था, बीफ नहीं खाता था, चिकन का शौकीन था। तो उसने कहा जी कि शायद चिकन कढ़ाई इसको मंगा दें। चिकन कढ़ाई मंगाई, इसने नो नॉट एट ऑल। कहता है इसने बड़ी तौहीन तज़ीक से उसको पीछे कर दिया, नहीं खाई। कहता हमने इससे पूछा कि भाई क्या खाना चाहते हो, तो उसने कहा जी कि चाइनीज़ राइस। तो चाइनीज़ राइस इसके लिए मंगवाए। कहता है 40-42 रोज़ जितने इसने वहाँ गुजारे हैं, तकरीबन 1.5 माह समझ लें आप। ये 1.5 माह जो है ना, वो कहता हमारी जो जान है वो सूली पे लटकी रही और हमें हर वक्त खदशा था। एक तो खदशा था कि जी कहीं कमी ना हो जाए मेज़बानी में। अब मेज़बानी कौमों में कर लें आप कि जो शर्फ़ मेज़बानी इनको मिल रहा था उसमें कमी ना हो जाए। दूसरा ये ख़तरा खदशा था कि खुदा ना खास्ता इसको कोई चीज़ पसंद ना आए, बीमार हो जाए, कुछ हो तो हमारे गले पड़ जाएगा ये। एक ये भी था। तीसरा ये भी था कि जनाब वो अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं दे रही इस मामले में। ये सारा प्रोटोकॉल इसको मिला जेल में। इस प्रोटोकॉल के बावजूद कभी किसी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि वो मुतमईन दिखाई दिया हो हालात की वजह से। लेकिन एक बात से वो मुतमईन था, जो जिसको प्रोटोकॉल मिला उससे भी मुतमईन दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक बात से मुतमईन था, उसे ये यकीन था, पता नहीं कहाँ से हुआ, कि जी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बाआसानी बाइज़्ज़त बरी हो जाऊँगा। और हुआ तो यही 46 रोज़ बाद। लेकिन इस दौरान क्या मामला होता है वो सुनना चाहिए कि 3 फरवरी को, मैं तरतीबवार आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि 3 फरवरी 2011 तक ना
मीडिया में बेतहाशा शोर था, हम लोग उसका ऑर्गन थे मीडिया का, ख़बरें हम ही फराहम करते थे। लेकिन दूसरी अहम बात जो है वो थी कि लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, उसमें एक आम शहरी पिटीशन की। पिटीशन में ये कहा गया कि ये अमेरिका के हवाले करना चाहती है हमारी हुकूमत रेमंड डेविस को, जो पाकिस्तान के 2 नौजवानों का बराह रास्त और 2 का इनडायरेक्ट बिलवास्ता कातिल है। हाई कोर्ट में ये चंद दिन ज़ेर समात रहा केस और अदालत ने फौरी फैसला दे दिया कि रोक दिया, बाकायदा रिस्ट्रेन का लफ्ज़ है उस अदालती हुक्म में, कि अदालत ने रोक दिया कि रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले ना किया जाए। जब ये बात सामने आई कि अदालत इन्वॉल्व हो गई है बीच में, और मैंने ये इब्तिदा में कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे मिस्टर आसिफ अली जरदारी, उनका ख्याल भी ये दुरुस्त साबित हुआ इस एंगल से कि वो कह रहे थे कि अदालतें जो हैं वो फ़ैसला करेंगी। अब अदालत ने पहला फ़ैसला ये दिया कि अदालत ने रोक दिया कि रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले ना किया जाए। अब हुकूमत और अपोजिशन इस मामले पे एक पेज पे दिखाई दे रहे थे, पंजाब में भी वफाक में भी। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को कौम की ये उमंगें हैं, कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म के सफारती दबाव से पाक रहे और अमेरिकन प्रेशर मानने की बजाय अगर धमकियाँ भी मिलती हैं ना इमदाद रोकने की तो बर्दाश्त की जाए। इमदाद के इवज़ रेमंड डेविस को नहीं छोड़ना चाहिए, ये उस वक्त के सेंटीमेंट्स थे पब्लिक के, और हुकूमत और अपोजिशन इसको सपोर्ट दे रही थी, बज़ाहिर तो सपोर्ट में थे ना। अब जब इसके जवाब में अदालत ने जब हुक्म जारी किया 3 फरवरी को, इसके जवाब में बराक ओबामा का स्टेटमेंट आ गया कि पाकिस्तान सफारती अखलाकियात के तहत जो है इस्तिस्ना मान ले और रिहा कर दे। लेकिन ये उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, उन्होंने कहा कि जनाब रेमंड डेविस का सफारती पासपोर्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के पास, ये उसने फ़ैसला करना है। फिर प्रोसिक्यूटर पंजाब जो हैं उन्होंने दौरान समाअत, ये जब केस चल रहा था अभी फ़ैसला नहीं आया था, उसमें ये एक अपील कर दी, एक दरख्वास्त नहीं जमा कराई। उन्होंने कहा जी कि ये जो सफारती इस्तिस्ना हो रहा है इसमें एक सप्लीमेंट्री हमारी एप्लीकेशन है, और पंजाब गवर्नमेंट ये चाहती है कि रेमंड डेविस पर जासूसी का मुकदमा भी चलाया जाए। वज़ीर क़ानून बयान दे चुके थे कि वो जासूस है, उससे चीज़ें बरामद हुई हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हसास इदारों की, मसाजिद की, मदारिस की, तो इस पे जासूसी का मुकदमा चलाया जाए। ये चीज़ें ऐसी थी जिससे कौम के ज़हनी हमांगी भी थी और उसकी डिमांड भी यही थी, लोग चाहते ये थे कि ऐसा हो। तो ये एक दरख्वास्त जब गई अदालत में, जिस पे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये दफ्तर ख़ारजा को भी हिदायत की जाए कि जी इसके जो है ना इस पे जासूसी का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन 5 फरवरी एक ऐसा दिन था नाज़रीन, 5 फरवरी 2011 कि जिस दिन अचानक हमें जर्नलिस्ट को ये महसूस हुआ कि शायद मामला कहीं और तय हो रहा है, और बराक ओबामा की जो गुफ्तगू सामने आई है उसे हुक्मनामा समझें, उसे नोटिफिकेशन समझें, उसके बाद कुछ मामला ख़राब है। और अचानक जो है वो एक हुक्म जारी होता है दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कि रेमंड डेविस केस की जो कवरेज है उसको रोक दिया जाए, अदालत में रिपोर्टर्स को दाखिला जो है वो ममनू करार दिया जाए, किसी किस्म का कोई एहलकार अदालत का, दफ्तर ख़ारजा का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, तफ्तीशी इदारों का, एजेंसियों का, उनको रोक दिया गया कि वो किसी जर्नलिस्ट से कोई रब्ता ना रखें। अब हमें पहले ख़बरें बआसानी मिल रही थी, मैंने आपको बताया कि जी हम इवेंट कवर करते थे, लेकिन ये दिन ऐसा था जो 5 फरवरी का है नाजरीन। ये 5 फरवरी जो है ना ये यौम कश्मीर है। पाकिस्तान में जहाँ यौम कश्मीर उस दिन मनाया जा रहा था, वहाँ अचानक एक हुक्मनामा दफ्तर ख़ारजा का हम तक पहुँचता है। सीना बसीना था, ऑर्डर तो इस तरह रिटर्न नहीं मिला हमें, सीना बसीना था कि वजारत ख़ारजा ने मीडिया कवरेज पाबंदी लगा दी है और अब कोई साफ़ी जो है अदालत में दाखिल भी नहीं हो सकता। इस केस की समाअत के दौरान साफ़ी बाहर रहेंगे। ये मामला जो था ना, इसने अचानक ये पैगाम हमें दिया कि शायद हवा बदल रही है, और हवा बदलने के साथ साथ जो है ना कुछ ऐसी नादीदा क़ुव्वतें हैं जो सरगर्म अमल हैं
और किसी न किसी तरीके पे वो कुछ खुदा ना खास्ता जो है वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ करवाना चाहती हैं। उस दौरान अगले ही रोज़, ये 5 तारीख का हमें हुक्मनामा मिलता है, यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। अगले ही रोज़ जो है ये इत्तला आती है कि एक केस 49/11 यानी 2011 का मुकदमा नंबर 49 49 1 कम 50 थाना लिटन रोड में दर्ज था, जो नाजायज़ असले का केस था, जो इससे रिकवरी हुई थी पिस्टल की, और जो गाड़ी रोकी गई थी जो इसको रेस्क्यू करने आ रही थी उसकी जाली नंबर प्लेट का। ये 2-3 केसेस थे। इन केसेस में ये 49/11 में पता ये लगा कि अदालत ने इस नाजायज़ असला रखने के जुर्म में रेमंड डेविस की ज़मानत ले ली। हम ये बड़े हैरान हुए, हमने कहा ये इत्तला गलत हो सकती है। जब जाके अदालत से कंफर्म किया गया तो पता लगा जी वाकई उसकी ज़मानत हो गई है, और ज़मानत अपनी जगह पे नाज़रीन, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम पहलू है कि ज़मानत महज 1 लाख रुपए के मचलके के एवज़ ली गई है। नाजायज़ असला जिससे 2 नौजवान कत्ल हुए, 2 उसके तनाज़ुर में मज़ीद मारे गए, उस मुलजिम की जो गैर मुल्की है, नाजायज़ असला है, उसके पास ना लाइसेंस था उस पिस्टल का, उस गन थी बाकायदा, आंखों से देखी मैंने, और ना ही उसका कैरिंग परमिट था कि उसको आप शहर में लेके फिरेंगे तो कैरिंग परमिट चाहिए आपको, परमिट भी नहीं था। उस नाजायज़ असले का मुकदमा दर्ज हुआ था 49/11। उसमें अदालत ने महज 1 लाख रुपए के इवज़ जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली। नाज़रीन, उस दौर में मुझे याद है 3 ऐसे मुमताज़ माहिरीन कानून थे जो पब्लिक अफेयर्स, जो अवामी नौइयत के केसेस होते हैं, उनका किसी किस्म की फ़ीस लिए बगैर ट्रायल करवाते थे, अदालतों में पेश होते थे बिला फ़ीस, बिला मुआवजा। उनमें असद मंजूर भट्ट, बार के प्रेसिडेंट भी रहे, बड़े मारूफ आदमी, ज़ियाउद्दीन अंसारी आजकल सदर हैं जमात इस्लामी लाहौर के, बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमारे कॉलेज दौर में हमारे साथ थे, तो उस वक्त भी बड़े सरगर्म रहनुमा थे इस्लामी जमीयत तलबा के, रुकन, सबसे आखिरी स्टेज होती है जमीयत की, वो रुकन थे इस्लामी जमीयत तलबा के। अज़हर सिद्दीक जो मारूफ कानूनदान भी हैं, और वो पटिशनें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन पे पटिशनें सिविल कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक दायर करते रहते हैं, वो पेश होते थे अदालतों में इस रेमंड डेविस केस में पब्लिक की तरफ से, अवामी सेंटिमेंट्स लेके। अब एक अजीब सी बात आपको मैं बताऊं, माल्टाउन कचहरी में जो ज़मानत हुई 1 लाख रुपए के एवज़ इस नाजायज़ असले में, वो इतनी खुफिया रखी पुलिस ने कि बख्शी खाने में तक इत्तला नहीं थी। ये भी इत्तला नहीं थी कि कहीं मुलज़िम को रेमंड डेविस को लाया जा रहा है। अभी ये तीनों वकला अदालत पहुँचे नहीं थे, मारूफ कानूनदान थे, ये पहुँचे नहीं थे अदालत में बहस के लिए कि जज ने इनके आने से पहले अलग सुबह इनका एक वकील पेश हुआ जिसने जाके कहा, और उसी पे एक तरफा ज़मानत ले ली अदालत ने। अब अदालत का मामला आया तो मुझे एक और बात याद आ गई। उस दौर में रेमंड डेविस को अदालत में हम 10-10, 12-12 घंटे इंतज़ार करते थे कि रेमंड डेविस आ रहा है। पुलिस ने टाइम दिया सुबह 9 बजे 10 बजे का, जब सारे मुलजिम पेश हो रहे हैं, इसको 4 बजे लाया गया। 10 बजे अदालत का वक्त है, सुबह 8 बजे लाया गया। तो ऑफ एंड ऑन लाते थे वो बगैर बताए। तो हमने ये आँखों से देखा कि रेमंड, और खैर अपनी किताब में भी जिक्र किया इस बात का, रेमंड डेविस ने 6 साल बाद लिखी। वो रेमंड डेविस ने जब उसको अदालत में पेश करना है ना पुलिस ने, तो एक पिंजरा बनवाया था स्पेशल उसके लिए। उस पिंजरे में लेके आते थे, मतलब इट वाज अ सॉर्ट ऑफ मोबाइल या मूविंग हवालात, ये मूविंग हवालात थी एक, उसमें लाते थे। अब मुझे ये नहीं समझ आई आज तक, ये रेमंड डेविस को भी शायद समझ नहीं आई होगी कि क्या उसको पब्लिक के किसी मुमकिन हमले से बचने के लिए, या इस वजह से कि मीडिया से वो बात ना कर ले, कोई बंदा उसे सवाल ना कर ले, या पब्लिक के जज्बात में उस पर कोई हमलावर ना हो जाए। ये आज तक समझ नहीं लगी कि ये उसका तरीक़ा क्यों अपनाया गया, उसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया। तो ये जो मामलात थे ना, लग ये रहा था, महसूस उस दौर में हमें ये हो रहा था कि शायद हमारे बेशतर इदारे, उनके बेशतर अफसरान, वो ये कोशिश नहीं कर रहे
कि जो मुतासरा ख़ानदान हैं इतने बहुत सारे, उनको कोई रिलीफ दिला जाए, इंसाफ फराहम किया जाए, खून का जो बदला है वो किस तरह होगा, कानून किस तरह रास्ता निकालेगा, इसकी बजाय सड़ जोड़ कर बैठे। मेरे ये इतलात बड़ी खुफिया थी और बड़ी दुरुस्त साबित हुई बाद में कि बाज़ इदारे और उनके अफसरान ये सड़ जोड़ कर बैठे रहे कि रेमंड डेविस को इसमें से निकालना कैसे है। तो नाजरीन, उस वक्त जो बंदा इसको परसू कर रहा था वफाक में, उसका नाम था रहमान मलिक। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, फ़ौत हो गए। रहमान मलिक परसू कर रहे थे तो उन्हें ये कहा गया, मेरी इत्तलात, खुफिया इत्तलात बड़ी मुसद्दक़ा मोतबर ज़राए से, उन्होंने ये बताया कि ये कहा गया कि ये रहमान मलिक के बस का काम नहीं है। रहमान मलिक को जो है ना, इस केस से अलग किया जाए और रहमान मलिक की जगह कोई और तगड़ा बंदा तलाश किया। अब ये मुख्तदर हल्के जो है ना, उनकी नज़र इंतखाब पड़ती है जनरल रिटायर्ड पाशा पे। वो सरबराह थे एक इदारे के। ये कहा जी कि आप रहमान मलिक की जगह पे सारे मामलात इनको दे दें। वैसे तो रहमान मलिक साहब ने फ़ाइल मंगा ली थी और अपने पास फ़ाइल रख ली थी रेमंड डेविस केस की। 2 फाइलें होती ना, एक पुलिस फ़ाइल, एक जुडिशल फ़ाइल। एक फ़ाइल उनके पास थी और वो डे बाय डे इस केस के पीछे थे। लेकिन ये जनरल रिटायर्ड पाशा को जब ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई, और ये भी हुक्म हाकिम था, ये हुक्म हाकिम के तहत जनरल पाशा सामने आ गए। और वो इस हद तक सामने आए कि अदालत में जब मीडिया की कवरेज पे पाबंदी थी तो वो तब भी अदालत में होते थे। लेकिन एक बात जो सीना बसीना चल रही थी वो ये था कि जनरल रिटायर्ड पाशा ये 1 माह बाद सिर्फ इस वाक़े के, यानी 18 मार्च को अपनी सर्विसेज मुकम्मल करके रिटायर होने वाले थे। जनरल पाशा ने ये चैलेंज, ये मिशन इसलिए मान लिया, बादियों नज़र में हमें लगता ये है कि वो चाहते थे कि अगर मैं ये अमरीकी खुशनुदी हासिल कर लूँगा और रेमंड डेविस के ये जो इस पे मुसीबत है टाल देने में कामयाब हो जाता हूँ तो शायद मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। और बाद में खैर हुआ ये, मैं आपको नतीजा पहले दे रहा हूँ कि वाक़तन उनको जो है ना 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई थी। अब ये पाशा साहब इस वक्त जो एंटर हुए हैं, तो यकीन कीजिएगा उस दिन हम लोग आपस में डिस्कस करते थे रिपोर्टर्स कि जनरल पाशा की जो इतनी सरगर्मी है ना, वो कोई ना कोई रंग लाएगी, और वो रंग वाकई लाई। लेकिन इस दौरान मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस सारे केस में पाकिस्तान की गैर मुल्की सफारतकारी की जो शख्सियात इन्वॉल्व रही ना, उनका तस्करा बहुत ज़रूरी है इस मौके पे। जनरल पाशा का मैंने बता दिया आपको। अमेरिकन सफ़ीर जो थे कैमरॉन मंटर, उनका तस्करा होता रहा। वो आते जाते रहे, बड़ी मुलाकातें उन्होंने सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा से 6 मुलाकातें पाकिस्तान में, दुबई में, शारजा में, ये उतरी इनकी। फिर कारमिला कॉनराय, प्रेसिडेंट जरदारी, जॉन कैरी, हिलरी क्लिंटन, रहमान मलिक, जनरल कियानी सरबराह अफवाज पाकिस्तान, सूबाई वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ भी। रेमंड डेविस के केस से आप जुड़े हुए ये नाम चेक करें, कितनी कितनी कदावर शख्सियात हैं जो इस केस में क्या वजह थी, क्यों इन्वॉल्व थे, क्यों करना चाह रहे थे, और इस स्पोर्ट से वो हासिल असूल क्या था। ये सारी बातें एक सवालिया निशान थी जो हर पाकिस्तानी पूछता था और जवाब भी चाहता था। हमें कई लोग अपनी समाजी तकरीबात में ये पूछते थे, भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या होने जा रहा है, क्या रेमंड डेविस चला जाएगा वापस अमेरिका, इसको उठा के ले जाएगा, ये सारे सवाल थे। लेकिन इस केस ने एक और पलटा लिया। मैंने आपको 5 और 6 फरवरी का बताया, अब एक नया इसमें क्लाइमैक्स आया है। वो क्लाइमैक्स है जो पब्लिक की सेंटिमेंट्स और सपोर्ट के साथ हुआ। वो क्या था कि 9 फरवरी 2011 को अचानक हमें ये इत्तला मिली कि जो रेमंड डेविस की गोलियों का निशाना बना था मकतूल फ़हीम नौजवान, उस फ़हीम की जो बेवा नौजवान विडो, जवां साल बेवा, चंद माह पहले शादी हुई थी, साल भी नहीं हुआ था फ़हीम की शादी को, नौजवान था 22-24 साल, उसकी जवां साल बेवा ने ख्वाब आवर, नशा आवर गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक अजीब बात थी कि आप सिर्फ नाजरीन ये सोच लें कि क्या मरहला होगा
5 फरवरी को जो इसमें उबाल आया था रेमंड डेविस केस में, उसने 4 दिन में क्या बीती होगी उस खातून पे, जो बहू थी उनकी, उस ख़ानदान की, मुतासरा ख़ानदान की बहू, बिल्कुल बेचारी नौनवीली दुल्हन, उस नई दुल्हन पे क्या बीती होगी कि 4 दिन बाद उसने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। जैसे ये इत्तला मिली तो रेमंड डेविस केस का एक नया पहलू मीडिया की ज़ीनत बन गया और ये कहा जाना लगा कि अब रेमंड डेविस नहीं बच सकता। अब ये मैंने आपको ये बताया कि जब रेमंड डेविस ने 2 बंदे मारे, उसकी सहूलतकारी के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए जो गाड़ी गलत जाली नंबर प्लेट, फेक नंबर प्लेट लेके आई थी, उसने एक नौजवान को कुचला था। एक वो गया, 3 हो गए। वो नौनवीली दुल्हन थी, ये दुल्हन जो मकतूल फ़हीम की बेवा, वो उसका निशाना बनी। ये चौथा जब सानिया सामने आया तो पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि अब हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हुकूमत और अमरीकी हुकूमत भी वो अब घुटने टेकने पर मजबूर होगी और ये मकतूल बेवा का खून भी रायगा नहीं जाएगा और इसे सज़ा मिलेगी। लेकिन मजबूरी ये हुई कि वो सज़ा क्या मिलनी थी, ये महज मीडिया की ज़ीनत रही और जो लोग इसके मुखालफत में चल रहे थे, रेमंड डेविस को सपोर्ट करना चाहते थे, उन्होंने अपनी एक्टिविटी जारी रखी। और नाजरीन, इस एक्टिविटी के साथ साथ एक नई बात ये आई कि जब मकतूल की बेवा ने ख़ुदकशी की है तो एक बड़ी अहम बात थी कि मेरी इत्तला के मुताबिक उस वक्त सदर, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ, इन्होंने फौरी एक मीटिंग की। ईवान सदर में एक इजलास हुआ जिसमें इस सारे केस पर गौर किया गया और ये कहा गया कि ये मामला तो बढ़ता जा रहा है। 2 कत्ल के बाद 2 और जानें चली गई, 4 पाकिस्तानियों की हलाकत जो है उससे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे बताया जाएगा, कौम को इत्मीनान में कैसे लिया जाएगा। लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं, सड़कों पर नाराबाजी हो रही है, सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है और आए रोज़ जो है मर्ग बर अमेरिका, रेमंड डेविस को फांसी दो, अमेरिका मुर्दाबाद, ये नारे लग रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए? तो उसके बाद ये 3 बड़ों का जो इजलास था, उसमें और भी ब्यूरोक्रेट्स थे बड़े बड़े, ये 3 बड़ों का जो इजलास था, नाजरीन, इस इजलास के बाद एक सरकारी एलामिया जारी किया गया, एक बयानिया सामने आया, बाकायदा बयानिया। ये पहली बार सरकार ने ओन किया वफाकी सतह पे इस बात को। पहले फ़रतुल्लाह बाबर का मैंने आपको जिक्र किया कि वो एक ईवान सदर से एक स्टेटमेंट था, लेकिन ये बाकायदा सरकारी बयानिया था जो दूसरी बार जारी किया इस ईवान सदर ने। और वहाँ से ये कहा गया, इस बयानिया का मैं एग्जैक्ट आपको डिकोड कर रहा हूँ, वो जुमले उर्दू में कौम को इत्मीनान दिलाने के लिए दिए गए कि रेमंड डेविस केस का फ़ैसला अवामी ऐन का लफ्ज़ है, ऐन अवामी उमंगों के मुताबिक किया जाएगा। कौम मुतमईन रहे, किसी किस्म के इबहाम और कन्फ्यूजन से दूर रहना चाहिए। अगला जुमला क्या था कि जो अदालत फ़ैसला करेगी सबको काबिल कबूल होगा। अब यानी केस फिर अदालत के रहमो करम पे आ गया कि कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। अब ये सरकारी एलामिया आता है। अब सरकारी एलामिया के बाद ये आता है 9 फरवरी को। अभी 9 रोज़ ही गुजरे थे, 1 हफ़्ता और 1 दिन, 9 रोज़ ही नाजरीन गुजरे थे कि पाकिस्तान में सियासी माहौल असर नौ गर्म होना शुरू हो गया। वो सियासी गर्मा गर्मी क्या थी, कैसी थी, वो एक अजीब सी सूरत हाल है कि पंजाब से इसका आगाज़ होता है। जिस सरज़मीन पंजाब पे रेमंड डेविस के हाथों 2 बराह रास्त और 2 बिलवास्ता जाने जाती हैं, उसी पंजाब की सरज़मीन पे 18 फरवरी को सियासी माहौल गर्मा गर्म होता है और इस गहमा गहमी में हुकूमत पंजाब ने पीपल्स पार्टी के 4-5 वज़रा को कैबिनेट से अलग कर दिया। अब पंजाब हुकूमत से 4-5 वज़रा की अलहदगी एक वाज़ेह पैगाम था कि पीपल्स पार्टी इज़ नो मोर विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब ये मामला आया तो लोगों ने रेमंड डेविस केस से इस वाक़े को जोड़कर देखना शुरू कर दिया। नाजरीन, वो सियासी माहौल जो गर्मा गर्मी का शिकार होना था,
उसमें तड़का लग गया रेमंड डेविस केस का। और रेमंड डेविस केस जो है उसकी हाइप सियासी हाइप के तौर पे सामने आई, अगरचे इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो प्योर एक क्रिमिनल केस था, लेकिन उसे देखा गया सियासी तनाजुर में। क्यों कि पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत, पंजाब में नून की हुकूमत, इनकी आपस में कोई चपकलिश, रंजिश, तनाव, कशीदगी ये देखने में आई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, सियासी गहमा गहमी भी आ गई है। ये सफारती इस्तिस्ना की एक दरख्वास्त थी जो 4 मार्च को अदालत में ज़ेर समाअत थी। इसमें अदालत ने बहस के बाद वो रेमंड डेविस की एप्लीकेशन, सफारती इस्तिस्ना की इम्यूनिटी जो उसको मिलनी थी, वो रिजेक्ट कर दी। और वो रिजेक्ट भी बड़े खौफनाक किस्म के, ख़तरनाक किस्म के कमेंट्स के साथ की गई, जिसमें कहा गया कि ये सफारती आदाब, सफारती अखलाकियात के मुनाफी है कि आप ऐसे शख्स का जो सफ़ीर नहीं है उसको आप सफारती इस्तिस्ना दिलवाना चाहते हैं। अच्छा, इस पे जो है वकील थोड़े परेशान हुए थे जो इनके कौंसल थे रेमंड डेविस के, लेकिन अदालत में उस दिन भी रेमंड डेविस बड़ा मुतमईन था। हमने ये देखा कि जब वो रेमंड डेविस वहाँ आया तो उसने किसी जगह पे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की, कोई निदामत नहीं थी उसके चेहरे पे, वो रूटीन का ही काम कर रहा था। अदालत में वो बाद में अपने उसने किताब में ये तस्करे किए हुए हैं कि जी मुझे साथ ज़्यादती की गई और मेरी दरख्वास्त जो है उसको नहीं माना गया, तस्लीम नहीं किया गया, और अदालत जो है उस पर वो नहीं कर रही थी। लेकिन रेमंड डेविस केस के हवाले से ना एक बात सीना बसीना चल रही थी, और वकला ने हमें इसकी तस्दीक भी की दोनों तरफ के, कि शायद इसका जो केस है, जो इस्लामी क़वानीन हैं, दियत, क़सास, उनके तहत शायद देखा जाएगा। ये बात सीना बसीना चल रही थी, और ये फिर मीडिया की जीनत भी बनी। प्रिंट मीडिया में तो ख़ासकर ये बात आई कि शायद क़सास और दियत का कानून जो है ना वो इस केस में आ जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आई, एक गैर मुल्की, गैर मुस्लिम शख्स जिस पे 2 अफराद का डायरेक्ट और 2 का इनडायरेक्ट, पाकिस्तानियों को 4 का कत्ल का इल्ज़ाम है, हलाकत की ज़िम्मेदारी है उस पर, उसको क़सास और दियत के तहत कैसे ट्रायल किया जाएगा, क्या रास्ता निकाला जा रहा है। तो उसके पीछे ये पता लगा कि वही क़ुव्वतें, वही ताकतें जिनको रहमान मलिक के बाद इस केस में लगाया गया था, उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि ये क़सास और दियत के तहत डील किया जाए। लेकिन नाज़रीन, क़सास और दियत के लिए मुतासरीन जो मुद्दई हैं उस फरीक का माना जाना ज़रूरी है कि क़सास और दियत तो तब होगा जब मुद्दई फरीक मानेगा, और उसकी कानूनी पेचीदगी भी है कि मुद्दत है उसमें कि 15 रोज़ के दौरान जो है ना वो आपने सारा केस जो है ना करना है। लेकिन ये बात जो, हाँ, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह बड़े मशहूर वकील थे, उन्होंने जहाँ रेमंड डेविस की जो सफारती इस्तिस्ना है उसकी दरख्वास्त की मुखालफत की थी, वहाँ उन्होंने जो जज थे रिहाई का हुक्म देने वाले, यूसुफ ओजला और मजिस्ट्रेट अनीक अनवर चौधरी जो माल्टन कचहरी के थे, उनके हवाले से भी ये बात जो है ना उन्होंने मुखालफत की थी। और ये बात यही कही थी उन्होंने कि जनाब अगर क़सास और दियत भी आप बीच में लाते हैं तब भी ये केस उसके मुताबिक उस पर पूरा नहीं उतरता, क्योंकि कानून की नज़र में वर्सा की पहचान शनाख्त के लिए 15 दिन की मुद्दत ज़रूरी होती है। तो मैंने आपको बताया है कि ये हर तरह का जो क़सास दियत है वो इस तरह हवा में नहीं है कि हर जगह आप नाफिज़ अमल कर लेंगे उसको। उसकी एग्जीक्यूशन का जो कानून में तरीक़ाकार इस्टेब्लिश है उसके तहत यू हैव टू गॉन थ्रू दैट, तब ये पता लगता है। अब होता क्या है कि रेमंड डेविस का केस सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका था, वहाँ भी अपीलें चल रही थी 3-4 मुकामात पे। अब ये अदालतों के चक्कर आना जाना, ये सारा का सारा ताना बाना जो बुना जा रहा था नाजरीन, वो ताना बाना सिर्फ इसीलिए था, महज इस मकसद के तहत था कि रेमंड डेविस की जान छुड़वाई जाए। रेमंड डेविस की रिहाई जो है उसमें एक और पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ है ना, वो रेमंड डेविस की रिहाई से पहले एक दिन, महज एक दिन पहले लंदन रवाना हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इनको दिल की तकलीफ़ है। अब आप ये देखें कि इसको भी जोड़ लिया गया मीडिया में पब्लिकली। नवाज़ शरीफ की एक दिन कबल रवानगी लंदन जो है उसको भी रेमंड डेविस की रिहाई से जोड़ लिया गया। जब रेमंड डेविस रिहा हुए तो उस वक्त ये कहा गया कि जनाब रेमंड डेविस रिहा हो रहे हैं। रिहाई से पहले क्या नवाज़ शरीफ को पता था, इल्म था कि रिहा हो जाएंगे? एक दूसरा ये कि जनाब ऐन वक्त पे नवाज़ शरीफ जो हैं
वो मंदिर से गायब हो गए। ये भी बड़ी तनकीद हुई मीडिया में, प्रोग्राम किए लोगों ने। तो ये मामला फिर 3 दिन गुजरे तो मियाँ शहबाज शरीफ उनके भाई जो है वो तीमारदारी आदत के लिए लंदन चले गए। ये सारे मामलात जो हैं ये ऐसे थे जो रिहाई के लिए यूँ महसूस होता था मुझे तो कि शायद ताकतें ये चाहती हैं, जिनमें मुल्की भी हैं गैर मुल्की भी हैं, उन ताकतों का मतमय नज़र ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ये जान छुड़वाई जाए और किसी पे इल्ज़ामात की बारिश भी ना हो, किसी को फेस भी ना करना पड़े, पाकिस्तान में लोगों की स्किन भी सेफ रहे। होता क्या है, अदालत में पेश होते हैं। वही बात जो हमने कही कि हमें खदशा यही था, अदालत में पेश होके ये यूसुफ ओजला सेशन जज थे, उनकी कोर्ट में ये एक स्टैम्प पेपर आता है और इस स्टैम्प पेपर पे ये लिखा है कि कसास दियत इस्लामी क़वानीन मुरव्वजा पाकिस्तान उनके तहत इस दियत देने पे तैयार है। ये जो मुलजिम फरीक है 20 करोड़ रुपए दियत अदा की जाएगी। तो क्या ये सवाल पूछते हैं ओजला साहब, तो क्या मुद्दई फरीक राज़ी हैं? तो असबात में यानी यस में उन्होंने सर हिलाया। 2 लोग थे, दोनों लोग मौजूद थे, वकील मौजूद थे, उन्होंने सर हिलाया। अभी हाँ नहीं ना कुछ नहीं हो रही, सिर्फ असबात में सर हिलाया। तो जज साहब कहते हैं कि अगर आपका जवाब यस में है तो मैं 20 करोड़ की रकम अभी आपके हवाले करूँगा। कहा यह गया कि चेक दिया गया 20 करोड़ रुपए का। अब इसके 3 पहलू चेक के। एक ये कहा गया कि चेक कैश नहीं हुआ। पहली बात तो सीधी ये कि हफ्ता 10 दिन बाद जब रेमंड डेविस चला जाता है मुल्क से, पाकिस्तान से अमेरिका, तो ये चेक प्रेजेंट होता है, वो कैश नहीं हुआ। दूसरा अहम पहलू, ये बात मुतनाज़े बन गई नाजरीन कि ये अमाउंट किसने अदा की 20 करोड़ की, क्योंकि उस वक्त की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान भी आई थी, हमने उनके साथ मुलाकात भी की थी। हिलरी क्लिंटन ने बड़े वाज़े तौर पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि वी आर थैंकफुल टू पाकिस्तान, और साथ ही ये कहा कि अमेरिका हैज़ नो कंसर्न विद अमाउंट, कि अमेरिका का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे अब तक जुमला याद है कि अमेरिका का इस 20 करोड़ की रकम से जो दियत में दी गई उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर 20 करोड़ दियत उन्होंने नहीं दी अमेरिकन ने, तो नाज़रीन ने किसने अदा की? क्या पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से दी गई, पंजाब हुकूमत ने दी, वफाक ने दी, किसी शख्स से लेके दी गई? रेमंड डेविस के तीनों वकला से मैंने पूछा कि क्या उनको फ़ीस मिलती है, उन्होंने कहा मिलती। अब ये कौन अदा करता है, ये भी नहीं पता लगा। अब ये 2-3 पहले जो पहलू सफारती आदाब के हैं, इखलाकी हैं, सियासी हैं, 2 तरफ़ा ममालिक के ताल्लुकात हैं, सफारती हैं, ये सारे अपनी जगह पे। लेकिन ये सवाल जो है इनका जवाब किसी ने आज तक नहीं दिया कि 20 करोड़ कहाँ से आए, फ़ीसें कौन देता रहा, गाड़ियाँ कहाँ से आती थी, ये पिंजरा किसने बनवाया, जेल में टॉयलेट किसने कायम किए, नए कैसे तामीर हुए, नया कमरा किसने बना दिया जेल में। ये सारे मामलात जो है ना, ये अब तक सवालिया निशान है और इनका कोई हल नहीं पेश कर सका। लेकिन मुझे जो शहादतें मिली हैं और जो वाक़याती भी हैं, सरकमस्टांशियल भी हैं और मौके की शहादतें, लोगों के बयानात हैं, बेतहाशा ऐनी शाहिदीन थे इस मुकदमे के, इस वाक़े के, उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, उनसे मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि पाकिस्तान ही इस सारी की सारी अदायगियों का ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान ने उनसे लिए। देखें, ये कहा जाए कि जी कौमी मुफाद में हमने दबाव कबूल कर लिया, तो आप कर लें। कौम को ये पता भी होना चाहिए, कौमी मुफाद है ना, कौम को ये पता भी होना चाहिए कि आपने उसके एवज़ क्या लिया। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बहाल की? क्या जो मुआहदे थे वो फ़ंड्स के बग़ैर अमल दरामद हो गए? भाई कौमी मुफाद के लिए कुछ ले दे के भी कुछ किया जाए ना। ये तो आज तक कौम बिल्कुल जो है ना बेखबर है कि कुछ लिया पाकिस्तान ने। अगर कुछ लिया तो बताया जाए, अगर नहीं लिया तो दिया क्यों?
ये सवाल जो है ना, ये तशनाए जवाब है, और आज तक किसी को नहीं पता चला कि रेमंड डेविस जो है उसको ले जाया कैसे गया। होता क्या है नाजरीन, ये सवाल जहाँ मौजूद है अब भी कि 20 करोड़ की रकम कहाँ से आई, वहाँ एक बात ज़रूर ज़हन-नशीन रखनी चाहिए, और ये तज़किरा भी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन रेमंड डेविस को लेने के लिए एक खसूसी तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पे आता है और उसको इतनी उजलत में लेके जाता है चार्टर्ड तैयारा, उससे अगले ही रोज़ क्या होता है, अगले ही रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन हमला हुआ। अब ये आप देखें कि एक तरफ तो हम कौमी मुफाद की खातर एक क्रिमिनल को छोड़ रहे हैं जो कातिलों का, जिस पे सारे सबूत उसके मकतूलीन के सारे मामला जो हैं, उन इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित किया लोगों ने, जुडिशरी ने, वकला ने। उनके बाद जो है ना एक हमला होता है शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन का, इसमें कई जाने जाती हैं। फिर दूसरा, मैं मुफाद बता रहा हूँ क्या क्या हुए। जनरल पाशा को 1 साल की मैंने बता दिया, एक्सटेंशन मिल गई। ये सारे मामलात थे जो काफ़ी अरसे तक ज़ेर बहस रहे। और नाजरीन, ये भी एक जुमला मुझे याद है, वफाकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा भी रहे, ख्वाजा आसिफ, बड़े सियासी खानवादे सियालकोट के, उनके फ़र्जंद जुमन हैं, बड़े जहांदीदा आदमी, पुराने सियासतदान हैं, ख्वाजा सफदर के फ़र्जंद हैं। उनका एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त है और वो डी कोड कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि रेमंड डेविस की रिहाई के हक़ाइक़ है ना, अगर वो हम जानना चाहेंगे तो कौम को शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब इस बात से सारा कुछ समझ आ जाता है कि हम क्यों शर्मिंदा हुए, हमने ये बोझ क्यों उठाया। अब ये पाकिस्तान के ईवानों में, पार्लियामेंट में, मुश्तरका सेशन में भी, कौमी असम्बली और सेनेट में अलग अलग भी, इस पे कई डिबेट्स हुई, कई बातें सामने आईं। और आप यकीन करें कि 27 जनवरी 2011 को जो रेमंड डेविस कत्ल करके भाग रहा था, मफरूरी के आलम में जो उसे गिरफ़्तार किया गया था, वो आज भी कहानी बहुत से राज़ों पर मुश्तमिल है। कई सीगा राज में तो हैं, कई ऐसे जो हैं वो लोगों के नाम जो हमारे सीनों में मौजूद हैं, मैंने तो कुछ चंद नाम बताए आपको, वो ऐसे नाम भी हैं जो पसे पर्दा इस सारी कार्रवाई में शामिल थे। और उन लोगों के नाम जब सामने आएंगे, वाकई शर्मिंदगी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा।